हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है अल्फांसो डाउडेट ने, और वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था फ्रॉम 1870 टू 1871, और इसे लीड किया था बिस्मार्क ने, जर्मनी के बिस्मार्क ने। तो यहाँ पर फ्रांस की हार हुई थी और प्रशिया की जीत हुई थी। प्रशिया क्या है? प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर दी नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया पहले एक कहना चाहिए कंबाइंड स्टेट था जिसमें जर्मनी शामिल था, पोलैंड था और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के भी था। ये है सिंबल प्रशिया का, और ये सिंबल है, ये फ्लैग है फ्रांस का। सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो हुआ क्या, जब हार हो गई, फ्रांस की हार हो गई, तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जो कि अल्जेक और लॉरेन है, जिसका जो बहुत ही पास थे जर्मनी के, इस पे कब्जा हो गया था जर्मनी का, प्रशिया का कब्जा हो गया था। और इस स्टोरी में इसी के बारे में है, इसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहानी है। सो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो वहाँ के स्कूलों की क्या हालत हुई, वहाँ के लोगों की क्या हालत हुई, इसके बारे में ये लेसन है। और इस लेसन का जो नरेटर है, नरेटर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, और वो पूरी स्टोरी को बता रहा है। इस स्टोरी का जो बेस है वो फ्रांस है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है एल्जेक करके। वो कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं लेट से स्कूल जाने के लिए निकला मॉर्निंग में, और मुझे बहुत डर लग रहा था, स्कोल्डिंग का डर लग रहा था, सर के डांटने का डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली मुझे डर था एम हैमल का, जिन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करेंगे। पार्टिसिपल्स में ग्रामर का पार्ट होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ABC भी नहीं जानता था पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल यहाँ पर इंग्लिश का पार्टिसिपल नहीं है, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टिसिपल है। सो एक तरह से डर था, फ्रेंच को डर था, फ्रेंच ग्रामर का, फ्रेंच लैंग्वेज का। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं, और मैं रन अवे कर जाऊं, और अपना जो अब पूरा दिन है आउटडोर बिताऊं, बढ़िया घूमूं फिरूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, दी बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और कहता है कितना सुंदर गर्म दिन है, कितना ब्राइट है। अब फ्रांस में ठंड बहुत रहती है, तो जो वार्म डे मतलब सनलाइट वाला जो डे है, तो बहुत ही खुशनुमा दिन होता है। सो वो कहता है कि बर्ड्स चहचहा रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब चूंकि इस टेरिटरी पे प्रशियन सोल्जर्स का कब्जा हो गया है, तो प्रशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो कहाँ पर कर रहे हैं? एक सॉ मिल है, एक लकड़ी का मिल है, वहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको वो देखना चाह रहा था, उनकी ड्रिलिंग को देख के उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन दी रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। वो कहता है जो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं वो तो मुझे उतने अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन इनकी जो एक्सरसाइज है और ये जो नेचर है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि मैं इस टेम्पटेशन को रजिस्ट कर जाऊं, इसको मैं काबू में कर लूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो फिर जल्दी जल्दी जाने लगता है स्कूल के लिए, हरीड ऑफ करता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो जब मैं जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, टाउन हॉल से जब मैं गुजरा, तो मैं देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड है जिसके सामने बहुत ही भीड़ लगी है, क्राउड लगी हुई है।
For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft. वो कहता है 2 साल से जितने भी बैड न्यूज़ है हमको इसी बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी, क्योंकि प्रशिया और फ्रांस का वार चल रहा था। तो कभी हम युद्ध हार गए उसकी खबरें, तो कभी द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर जो जर्मन के थे वो कुछ ऑर्डर दे रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और बिना रुके मैं अपने आप को सोच रहा था कि अरे क्या बात हो सकती है, इतनी भीड़ क्यों है बुलेटिन बोर्ड के सामने, अब क्या खबर आ गई। Then, as I hurried by the fast as I could go, the blacksmith watcher who were there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो जब मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि ब्लैक स्मिथ वहाँ पर था, एक लोहार जो है उसका अप्रेंटिस भी था, उसका जो असिस्टेंट भी वहाँ पर था। वो सब बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे मुझे कि कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि बच्चे इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है, ऐसा वो कह रहे थे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फिर मैं अपने स्कूल पहुंच गया और मेरे स्कूल का नाम क्या था, एम हैमिल का लिटिल गार्डन जो था। और मुझे एकदम मेरी सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं हाँफ रहा था, आउट ऑफ ब्रेथ था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स। यूजुअली क्या होता था कि जब भी स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही शोरगुल होता था, हसल एंड बसल होता था। और लेकिन और ये जो हसल बसल था, ये जो शोर था, पूरे स्ट्रीट से सुनाई देता था। द ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ डोर, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो डेस्क जो खोलते हैं बच्चे, जो बंद करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, और जो बच्चे एक साथ होकर जो कोई भी लेसन्स को रिपीट करते हैं। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, कान को बंद कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से पूरे एक साथ लेसन्स को रिपीट करते हैं ताकि उन्हें याद हो और साथ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह से। सो एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और अक्सर क्या होता है, जो टीचर्स हैं अपने रूलर्स को थप थप करते रहते हैं टेबल में, वो सारी आवाज़ें आती रहती थी पहले तो। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सब कुछ शांत था, स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब मुझे डिपेंडेंट था, मैं काउंटेड ऑन था मतलब डिपेंडेंट था उस शोरगुल पे, कमोशन पे, जिसकी वजह से क्या होता कि मैं चुपके से जाता और अपने डेस्क पे बैठ जाता, जो कोई मुझे देख भी नहीं पाता उस शोरगुल में। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना शांत था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग में क्या होगा, स्कूल बहुत ही शांत रहेगा। थ्रू दी विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और विंडो के जरिए मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने प्लेसेस में थे, अपने जगह में थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। और जो मेरे टीचर हैं एम हैमिल, वो अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे और उनके जो कंधे पे, उनके जो कहना चाहिए आर्म्स में, वो जो टेरिबल आयरन रूलर था, भयानक जो आयरन रूलर था जिससे वो बच्चों को अक्सर सजा भी देते थे, वो उनके इसमें था, आर्म्स में लगा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मुझे डोर को खोलना पड़ा और सबके सामने से मुझे जाना पड़ा अपने अपने डेस्क की तरफ। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कैसे, कितना ज़्यादा शर्म आ रही थी, कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, बस कुछ नहीं हुआ। माई हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। अब मुझे लगा था कि मेरे जो टीचर हैं एम हैमिल मुझे डांटेंगे, लेकिन वो बहुत ही प्यार से काइंडली कहते हैं, गो टू यूर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, अपने डेस्क पे जाओ बेटा, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे लेसन्स को, ऐसा वो कहते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं जल्दी से अपने बेंच की तरफ जंप किया और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट।
डिड आई सी, फिर क्या हुआ कि पहले तो मैं बहुत एम्बेरस था, अपने डर पे काबू पा रहा था। फिर डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ड्रेडफुल ग्रीन our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and prize days. तो मैंने क्या देखा, जब मैंने अपने डर पे काबू कर लिया तो मैंने देखा कि जो मेरे टीचर थे एम हैमल, वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे, उनकी शर्ट फ्रिल्ड थी, झालरदार थी, एंड द लिटिल ब्लैक कैप वो पहने थे सिल्क का, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था। और मैंने उन्हें ऐसा सब पहने कभी नहीं देखा था, सिवाय इंस्पेक्शन डे पे, कभी इंस्पेक्शन हो तो कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी देखा था उन्हों को। तो मुझे कुछ अनयूजुअल टाइप का लगा। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा मुझे पूरा का पूरा जो स्कूल था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, अजीब लग रहा था और बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था, सोलेमन लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी on the back benches that were always empty, the the village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक बात थी, सरप्राइजिंग वाली बात थी, वो क्या थी कि मैंने देखा कि बैक बेंचेस पे जो कि हमेशा एम्प्टी रहता था, हमेशा खाली रहता था, उसमें विलेज पीपल लोग बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठे हैं। और वो कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड हाउसर बैठे थे जिनका 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे वो। द फॉर्मर मेयर थे, जो पहले मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी कुछ और अच्छे डिग्नेटरीज लोग बैठे थे उस बैक बेंचेस पे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब कुछ बहुत दुखी लग रहे थे सब कोई। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर के पास एक पुरानी बुक थी, फ्रेंच की बुक थी, थम्ड एट द एज, और जो कि थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस बुक को उन्होंने खोल के रखा था और उसके ऊपर अपने चश्मा को रखा था, अपने स्पेक्टिकल्स को रखा था। When I was wondering about it all, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, और जब मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर रहा था कि क्या है ये सब, क्या है करके, तो मैंने देखा कि एम हैमिल जो थे अपने चेयर के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, और एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और उसी टोन में, जिस टोन से उन्होंने मुझे इनवाइट किया था क्लास के अंदर, उसी सीरियसनेस के साथ वो कहना शुरू करते हैं और कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए इस स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जेक एंड लोरेन। The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब वो कहते हैं, अब चूंकि ये जो अल्जेक और जो लॉरेन है ये जर्मनी के कब्जे में आ गया है, तो जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि अब इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस वजह से ये मेरा लास्ट लेसन है आप लोगों के लिए। और जो न्यू मास्टर है, जर्मनी का जो मास्टर है, कल आ जाएगा और वो आ रहे हैं, अपने वे में हैं, और ये लास्ट लेसन है, तो बहुत ही अटेंटिव होके मेरे लेसन को सुनो, बिकॉज दिस इज लास्ट लेसन। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये जो वर्ड थे मेरे लिए एकदम थंडर क्लैप की तरह थे, एकदम बिजली गिरने की तरह थे। ओह द रेचेस, दैट वॉज द वॉट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये बात थी, बेचारे लोग इकट्ठा थे टाउन हॉल के सामने, तो ये खबर थी कि अब जो फ्रेंच पीपल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज थोपी जा रही थी, तो ये न्यूज़ थी, ऐसा सोचता है वो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मुझे तो हार्डली ही लिखना आता है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा आगे। आई मस्ट स्टॉप देयर देन,
मुझे अभी के अभी इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। वो कहता है मैं कितना दुखी हूँ कि मैंने अपने फ्रेंच के लेसन्स को अच्छे से नहीं सीखा और मैं क्या करता रहा, बर्ड्स के अंडे इकट्ठा करते रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक रिवर है वहाँ का, फ्रांस का, तो वहाँ पर स्लाइडिंग करने चला गया मैं। एक तरह से कहना चाहिए मैं मतलब इस तरह से नेचर वाले एक्टिविटी में ज़्यादा शामिल हो गया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो। और मेरे जो बुक्स, मेरा जो बैग, जो कुछ समय पहले मुझे न्यूसेंस लग रहा था, एक तरह से झंझट लग रहा था कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, मुझे बहुत ही हैवी लग रहा था उसको कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरा जो ग्रामर और जो हिस्ट्री का जो सेंट, जो फ्रेंच हिस्ट्री में रहता है, सेंट्स की जो कहानी रहती है, जो मुझे बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी। वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप। वो लग रहा है कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, और दोस्त ही नहीं बल्कि पुराने दोस्त हैं, इनसे मुझे प्यार है और इनसे मैं पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा वो कहता है। अचानक से उसके मन में फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, फ्रेंच हिस्ट्री के प्रति एक्सट्रीम प्यार जागृत हो गया, और अपने देश के भी प्रति। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब ये जो टीचर है एम हैमल, जो हमेशा उसको कहना चाहिए क्रैंकी लगते थे, और उसे लगता है कि जब ये सोचता है कि मेरे जो टीचर हैं हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, मैं इनको कभी दोबारा नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो मुझे ऐसा लगा कि वो कितने भी क्रैंकी थे, कितने भी ज़्यादा सनकी थे, सारा मैं भूल गया, उनके रूलर को भूल गया, उनकी मार को मैं भूल गया, और उनको मुझे प्यार हो गया उनसे। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज हिज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth। अच्छा, तो इस लास्ट लेसन, फ्रेंच का जो लास्ट लेसन था, उसके ऑनर में उन्होंने इतना अच्छा संडे क्लॉथ पहना था। अपनी भाषा को एक तरह से रेस्पेक्ट देना चाहते थे, जिसको उन्होंने 40 साल तक यहाँ पढ़ाया था, उसको रेस्पेक्ट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतने सुंदर ड्रेस पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं ये समझ गया कि ये जो मेरे रूम में जो बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं। वो ऑनर करने आए हैं, वो रेस्पेक्ट करने आए हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, टीचर को, जिन्होंने इतने साल अपनी सर्विस दी है इस स्कूल में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए कि वो बहुत दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो इस बात से भी दुखी थे कि वो ज़्यादा नहीं आ पाए थे स्कूल में, ज़्यादा वो पढ़ नहीं पाए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more। वो कहता है कि तो ये एक तरीका था उनका, थैंक करने का तरीका था अपने मास्टर को, अपने टीचर को, जिसने 40 इयर्स तक अपनी फेथफुल सर्विस दी थी, और एक तरह से रेस्पेक्ट देने का ये तरीका था, और अपनी कंट्री को, अपने फ्रांस को रेस्पेक्ट देने का तरीका था, जो कि अब उनकी थी ही नहीं, क्योंकि अब वो फ्रांस को बिलोंग नहीं करते थे, अब वो प्रशिया को बिलोंग करते थे, जर्मनी को बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि अब वो उसके कब्जे में चले गए थे और उसके कंट्रोल में थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। अब मैं सारी बातें सोच रहा था, तभी मैंने अपनी आवाज़ सुनी कि कोई मेरी आवाज़ मतलब की है, जो टीचर की है। फ्रांस, इट इज़ योर टर्न। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, ये मेरा टर्न था रिसाइड करने का लेसन को, जो जिसको मुझे टीचर ने याद करने कहा था, पार्टिसिपल को। सो वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब मैं अपनी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, अब कहता है व्हाट डू आई वुड हैव नॉट गिवन। वो कहता है पता नहीं मैं क्या देता इसके बदले में, कि मुझे सारे ये जो पार्टिसिपेंट्स के जो भयानक रूल्स हैं याद हो जाते, और मैं बहुत ही क्लियरली कह पाता, बहुत ही लाउडली कह पाता, कोई मिस्टेक नहीं करता। इसके लिए पता नहीं मैं अपनी दुनिया की सारी दौलत दे सकता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं अपने पहले ही वर्ड्स में मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क,
अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट है जोर जोर से बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देख भी नहीं पा रहा था, सामने किसी को देख नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज पे मुझे इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट हो गया था, उस लैंग्वेज को मैं नहीं जान रहा था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि, क्योंकि वो देखा नहीं ना, क्योंकि वो अपनी नज़र को उठा नहीं पा रहा था शर्म के मारे, लेकिन मैंने सुना कि एम हैमल कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन तुमको खुद ही बैड महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो एक ऐसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हम लोगों ने अपने आप से कहा कि हमारे पास तो बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा, अभी तो बहुत समय है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, क्या हो गया है, हमारे पूरे के पूरे फ्रांस पे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा हो गया है। अब हम जिस चीज़ को सीखना चाहते थे हम वो सीख ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमारा जो निर्णय है हमारा खुद का नहीं है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक, और ये जो सारा जो ट्रबल है तुम्हारे साथ ही नहीं है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट, एल्जैक डिस्ट्रिक्ट के साथ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है एल्जैक, ये लर्निंग को, ये सीखने की जो प्रोसेस को कल के लिए टाल देता है, कि आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और ये जो लोग हैं, वो फेलोज का मतलब यहाँ जर्मन लोग से है, प्रशियन लोग हैं जो यहाँ पे कब्जा कर चुके हैं, उनसे वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, ये जो राइटर हैं, तो वो जो फेलो हैं वो, उनको पूरा अधिकार है तुमको कहने का। वो कहेंगे, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अच्छा, तो तुम कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम जर्मन नहीं हो, और लेकिन तुमको ना स्पीक करना आता है, ना फ्रेंच बोलना आता है, ना तुमको लिखना आता है, तुम फ्रेंच लैंग्वेज तो जानते ही नहीं हो, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रेंच हो। बट यू नॉट द वर्स्ट, बट तुम ही बस इसके जिम्मेदार नहीं हो, तुम ही बस बुरी स्थिति में नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सब इसके लिए दोषी हैं, हम सबको इसके लिए लताड़ पड़नी चाहिए, रिप्रोच होना चाहिए, अपने आप को हमको रिप्रोच करना चाहिए इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि यूर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी एंशियस नहीं थे, वो भी उत्सुक नहीं थे कि तुम सीख सको, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके, उसके लिए वो बिल्कुल भी एंशियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट दी मिल्स, उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया कि तुमको किसी फार्म में काम करने भेज दिया जाए या किसी मिल में काम करने भेज दिया जाए, एस टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसे मिल जाए उन्हें। एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मुझे भी दोष है इस बात का। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और कहता है, अब ये जो मास्टर हैं, जो एम हैमल है, वो उसी कंपाउंड में रहते हैं, इस स्कूल कंपाउंड में रहते हैं, वहाँ पर उनका घर है, वहीं पर उनका छोटा सा गार्डन है। तो कहते हैं कि मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, मैंने अक्सर क्या किया कि तुम लोगों को अपने प्लांट्स में वाटर करने के लिए भेज दिया, पानी डालने के लिए भेज दिया, और ताकि मतलब लेसन को समझाने के बजाय कई बार मुझे मैंने भेज दिया तुम्हें पानी डालने के लिए पौधों में। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो क्या मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने तुम लोग को हॉलीडे दे दिया कि जाओ बच्चों मैं फिशिंग में जा रहा हूँ, तुम लोग हॉलीडे मनाओ, इस तरह से, तो मेरा भी दोष है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर इस तरह से हर कोई दोषी है, एक चीज़ दोषी है, दूसरा हर इंसान दोषी है इस पूरे एल्जैक का। एम हैमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो आगे बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं।
saying that it was the most beautiful language in the world. वो कहते हैं दुनिया की बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। अब जैसे कि कोई भी इंसान होता है उसको अपनी मातृभाषा, अपना खुद की कंट्री की भाषा बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमको अपनी हिंदी अच्छी लगती है, हम कहेंगे कि हिंदी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। वो कहता है कि द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे ज़्यादा क्लियर है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। सो द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल है और इतना लॉजिकल है हमारा जो लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमको अपने खुद में इसकी रक्षा करनी है, खुद इस फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करनी है और इसे बचा के रखना है, संजो के रखना है और इसे कभी भूलना नहीं है, अपने हार्ट में सजा के रखना है। हालांकि अब हम इसको ओपनली नहीं यूज़ कर पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, लेकिन अपने हार्ट में सजा सकते हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जब कोई जो लोग होते हैं वो एंस्लेव्ड हो जाते हैं, कैद में हो जाते हैं, तो अगर जितना ज़्यादा वो अपने मातृभाषा को, अपने जो लैंग्वेज को बचा रख पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं, तो अभी भी समझा जाएगा कि उनके पास उस ताले की चाबी है, उस प्रिजन की चाबी है जिससे वो बाहर आ सकते हैं, उस स्लेवरी से बाहर आ सकते हैं, उस दासता से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज एक माध्यम हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है उस दासता से बाहर आने का, क्योंकि अपनी भाषा में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाषा बहुत ही बड़ी ताकत है, ऐसा वो कहता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। फिर उसने फ्रेंच ग्रामर के लेसन्स को खोला, ग्रामर के लेसन्स को, और हमको पढ़ाया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं खुद आश्चर्य में पड़ा था कि इतना अच्छा मैं कैसे समझ गया, जो कि मैं कभी नहीं समझा था। ऑल ही सेड सीम टू so easy. I think too, I have never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. तो मुझे लगा सब कुछ कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी है, और मैं सोचता रहा कि मैंने कभी भी इस लैंग्वेज को ध्यान से सुना ही नहीं, तो मैं कैसे समझता। और उसने इतने अच्छे से हर कुछ समझाया, मेरे टीचर ने इतने पेशेंस के साथ समझाया जितने पेशेंस के साथ उन्होंने कभी समझाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है, बेचारा जो टीचर है, वो जाने से पहले हर वो ज्ञान, हर वो नॉलेज जो उसके पास है, हमें वो दे देना चाहता है, बांट देना चाहता है। इस एक दिन में वो सारे लैंग्वेज को हमको सिखा जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में पूरा का पूरा हमारे हेड में उसे डाल देना चाह रहा है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। और जब ग्रामर का लेसन ख़त्म हुआ तो हमें राइटिंग का लेसन मिला, राइटिंग किए हम लोग ने फ्रेंच का। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन एम हैमिल ने हम लोगों के लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्जेक। और उसमें एकदम गोल गोल हैंड राइटिंग में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा था फ्रांस अल्जेक। मतलब अब अल्जेक जो था इनका डिस्ट्रिक्ट था, वो फ्रांस नहीं था, वो ये तो प्रशिया हो गया था, लेकिन उसने लिख रखा था फ्रांस अल्जेक। दे मतलब एक तरह से पैट्रोटिज्म को शो करता है उनका ये लिखना, कि अभी भी अपने देश से इतना प्यार है। वो भले ही प्रशिया के कंट्रोल में चले गए थे, लेकिन उनका जो दिल था वो फ्रांस को बिलोंग करता था, उनका जो दिल था वो फ्रांस के लिए धड़कता था, तो इसलिए उन्होंने लिखा था। They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. और हमारे सबके डेस्क पे वो रखा था वो बुक, और वहाँ पे फ्रांस लिखा था और अल्जेक लिखा था। तो ऐसे लग रहा था कि छोटा छोटा फ्लैग है, ये छोटा छोटा फ्रांस का फ्लैग है, इस तरह से हमें लग रहा था। पूरी पैट्रोटिज्म की जो फीलिंग है हम लोगों के अंदर आ रही थी, अपने देश से हमें बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा था। You ought to have seen how everyone set to work.
आपको देखना चाहिए था। आप इतना अच्छा मतलब सब लोग काम कर रहे थे, सब लोग अपने काम में बिजी थे, काम मतलब लिखने के काम में। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और सिर्फ जो साउंड सुनाई दे रहा था वो पेन की स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ लिख रहे थे, वो बुजुर्ग लोग भी लिख रहे थे, तो उसी की बस साउंड आ रही थी। Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them. और एक बीटल जो एक इंसेक्ट होता है वो वहाँ पे आ गया था, उड़ के आ गया था, लेकिन किसी ने भी उस पर अटेंशन नहीं दिया। आमतौर पे क्या होता है, कोई कीड़ा उड़ा आ जाता है क्लास में तो बच्चे उछलने कूदने लगते हैं, लेकिन किसी ने उस पर अटेंशन नहीं दिया। उनको तो सिर्फ अटेंशन देना था अपने लैंग्वेज के ऊपर, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर। एंड नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, और who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too। अब यहाँ पे बात हो रही है उस रूम की, उस क्लास रूम में ना पास में खिड़की में कुछ पिजन्स थे, कुछ कबूतर थे। ये कबूतर का पैर देखिए, और अपने कबूतर का जो पैर है उसको देखिए, और यहाँ पे बगल में जो है फिश हुक है उसको देखिए। ये फिश हुक है, मतलब फिश जो फिशिंग करते हैं तो हुक बनाते हैं ना, तो इनका जो साइज देखिए सेम टू सेम है। तो ये कहना चाह रहे थे कि हम तो अपने पेन से लिख रहे थे, और ये जो पिजन है अपने पैर से इस पैर के हुक से वो लिख रहा था, उसको स्क्रैच कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वो पिजन भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंच पिजन थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, और छत पे बहुत ही धीरे धीरे वो कू कर रहे थे, जो पिजन आवाज निकाल रहे थे, कू कू करके आवाज निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और अपने में मन में सोच रहा था कि ये जो बेचारे पिजन्स हैं, जो कि कहना चाहिए निरपराध हैं, बिल्कुल मतलब अबोध हैं, इनको भी क्या जो जर्मन्स लोग हैं उन्हें कहेंगे कि तुम कू कू मत करो, बल्कि तुम जर्मन लैंग्वेज में गाना गाओ। ऐसा कहेंगे क्या? जैसे हमारे ऊपर थोप रहे हैं अपना लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हैं कि हमें फ्रेंच नहीं यूज़ करना है, जर्मन लैंग्वेज करना है। क्या ऐसा उनके साथ भी करेंगे? ऐसा वो सोच रहा है। Whenever I looked up for my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैं अपनी राइटिंग कर रहा था तो थोड़ा सा ऐसे नज़र उठा के देखता था, तो मैं देखता था कि जो एम हैमेल है अपने जो चेयर पे एकदम मोशनलेस बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, और एकटक देखे जा रहे हैं। एक चीज़ पे देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं, एंड एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little स्कूल रूम। जैसा कि वो एक तरह से माइंड मैप ले रहे हों, हर कोने का वो तस्वीर ले रहे हों, अपने माइंड में से फिक्स कर रहे हों, जैसे हम कैमरा में तस्वीर लेते हैं ना ताकि फिर बाद में उसे देखते हैं, इस तरह से वो माइंड में अपने सारी ये सीन को वो भर लेना चाहते हैं। क्योंकि अब वो कभी इस रूम को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें जाना था, अब उनको उस अल्जेक को छोड़ के जाना था, क्योंकि वो फ्रेंच टीचर थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस, और 40 years तक वो उसी जगह में थे, उसी जगह में पढ़ा रहे थे पूरे डेडिकेशन के साथ। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने का गार्डन था स्कूल के सामने, और वो विंडो था, और उनके विंडो के सामने क्लास थी। इस तरह से बहुत ही मतलब वहीं रहते थे, वहीं पढ़ाते थे, यही उनकी दुनिया थी छोटी सी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और ये 40 years में कुछ नहीं बदला था तो बस ये जो बेंचेस थे थोड़े स्मूथ हो गए थे समय के साथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट ट्री था जो गार्डन में वो बहुत ही टॉल हो गया था, लंबा हो गया था, अखरोट का जो पेड़ था। and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। और हॉप का जो वाइन है, जो बेले हैं, जो उसने खुद ही प्लांट किया था एम हैमल ने, वो थोड़ी झुक गई थी विंडो की तरफ और रूफ में चढ़ गई थी, छत में चढ़ गई थी। हाउ इट वॉज मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। ओहो, कितना ज़्यादा उसका हार्ट जो है ब्रेक हो रहा होगा मेरे टीचर का, जब वो सारा कुछ छोड़ के उन्हें जाना है, पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबोव, और उनकी जो सिस्टर है
वो ऊपर रूम में उनका रूम था, वहाँ पे वो पैकिंग कर रही थी, बैग पैकिंग कर रही थी, ट्रंक्स इधर से उधर कर रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो ट्रंक को पैक कर रहे थे क्योंकि उनको उनको हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ के जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि इस कंट्री को ही उनको छोड़ के जाना था नेक्स्ट डे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन मेरे टीचर एम हैमल में उतना करेज था, उतना साहस था कि वो अपना पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करे, लास्ट तक कंप्लीट करे। उससे उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की कि लास्ट डे है तो क्या पढ़ाना, ऐसा नहीं सोचा, बल्कि पूरे लास्ट डे को और डेडिकेशन के साथ पढ़ाया। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, boo, boo. अब उसके बाद राइटिंग का सेशन हुआ, उसके बाद हिस्ट्री का सेशन हुआ। हिस्ट्री के लेसन पढ़ाए गए, फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ाया गया जिस पे मैंने इंटरेस्ट लिया। उसके बाद हमारी क्लास हुई क्या किसकी क्लास हुई, फोनेटिक्स की क्लास हुई, जिसमें अक्सर जो फोनेटिक्स में बा बेबी ये सब मतलब किस तरह का साउंड होता है ये सबको पढ़ाया गया हमें। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. अब क्या हुआ कि जो बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स जो बैठे थे, जिसमें से ओल्ड हाउसर थे, जो बूढ़े हाउसर जो बैठे थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो स्पेक्टिकल्स को पहन लिया था और वो अपने जो बुक, प्राइमर की बुक मतलब फ्रेंच की पुरानी बुक जो पकड़े हुए थे अपने दोनों हाथों में, स्पेल द लेटर विद देम, वो स्पेलिंग बोल रहे थे, वो लेटर की स्पेलिंग बोल रहे थे फ्रेंच लेटर की। You could see that he too was crying. आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। His voice trembled. उनकी जो आवाज़ है कांप रही थी। With emotions. इतने इमोशंस आ रहे थे उनके अंदर अपने लैंग्वेज के लिए, अपने कंट्री के लिए, कि उनकी आवाज़ ही कांप रही थी। अपने कंट्री के प्रति प्यार ने ये सब उनको ये स्थिति में ला दिया था, जिसकी वजह से उनकी मतलब आवाज़ भी ठीक तरह से नहीं आ पा रही थी, उनकी आवाज़ कँपकपा रही थी, ट्रम्बल हो रही थी और इस तरह से। सो ही वॉज क्राइंग, ही ट्रेम्बल्ड विद द इमोशंस एंड इट वॉज सो फनी। और बहुत ही फनी था वो, टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और जब वो बोल रहे थे, रोते रोते जो बोल रहे थे, तो इतना फनी लग रहा था लेकिन हम एक ही समय हंसना भी चाहते थे उनके ऊपर, रोना भी चाहते थे, क्योंकि हम भी वही इमोशंस महसूस कर रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, दैट लास्ट लेसन। ओह, इतने अच्छे से मैंने उस लास्ट लेसन को रिमेंबर किया था, याद किया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक से ही जो चर्च वहाँ पास में जो चर्च था उसके क्लॉक ने 12 की बेल बजाई, घंटी बजाई। देन द एंजलस एट द same moment the trumpet of the Prussians returning from the drills sounded under our windows। और जो प्रशियन लोग थे, जो सोल्जर्स थे, जो कि ट्रम्पेट बजा रहे थे और अपना ड्रिलिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद जो लौट रहे थे, और वो उनकी आवाज़ आ रही थी, जो थप थप की जो आवाज़ आ रही थी, उनकी आवाज़ आ रही थी सोल्जर्स की। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब फिर से अपने चेयर के पास वो खड़े हो गए, एम हैमिल, जो कि बहुत ही पेल दिख रहे थे, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा सैड थे वो, और ये सारा का सारा सैडनेस उनके चेहरे पे दिख रहा था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी उन्हें इतना ज़्यादा टॉल नहीं देखा था, क्योंकि एकदम वो बहुत ज़्यादा तन के खड़े हुए थे, अपने कंट्री के प्यार की वजह से, अपनी कंट्री पे उनको गर्व हो रहा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई। अब वो कहते हैं मेरे दोस्तों, इतना वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कह पाते हैं, सिर्फ आई कहते रुक जाते हैं वो, क्योंकि उनका गला रूंध जाता है। बट समथिंग चोक्ड हिम, बट लेकिन कुछ उनको चोक कर गया गले में, क्योंकि उन्हें रोना आ रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक। अब वो टर्न हो गए ब्लैक बोर्ड की तरफ, एक चौक का पीस लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वाई ला फ्रांस।
तो पूरे अपने जोर के साथ, पूरे अपने ताकत के साथ उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वाइवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये लिखा उन्होंने। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और अपना जो हेड है वो वॉल से टिका लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दुखी थे वो। ऑन विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और वो इतना ज़्यादा भावुक थे तो वो कुछ बोल नहीं पाए, बस उन्होंने इशारों में कहा कि स्कूल अब डिसमिस हो गया है, आप लोग जा सकते हैं, बस इतना ही कहा। तो ये पूरा का पूरा लेसन है। तो इस लेसन की थीम है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कॉमन पीपल, किसी भी युद्ध का आम आदमी के ऊपर, आम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, कितने ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है इसके ऊपर है। देन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी ये लेसन बताता है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।